फिर जब दाढ़ी आ रही है तो इट्स अ लिटिल, तो वो फ्रस्ट्रेटिंग टाइम था। बट हमेशा से मेरे को लगता था कि आई नेवर फेल्ट लाइक अ मैन। बेटा तुम किए हो छक्का मीठा सिक्सर ये वो। पापा ने बोला था कि या तो तुम खुद मर जाओ या फिर तुम हमें मार दो। हमको बहुत ज़्यादा ही बेचारा बेचारा बेचारा, और हमारी सैड स्टोरीज हर कोई दिखाना चाहता है, लेकिन हमारी सक्सेस स्टोरीज कोई नहीं सुनना चाहता। अब मैं क्या करूं, मर जाऊं। कहाँ जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। मैं रखा है, मेरा पूरा लीगल नेम है एला देव वर्मा। हेलो एंड वेलकम टू आवर न्यू शो ओ वुमनिया, जहां हम आपको मिलाएंगे देश की ऐसी महिलाओं से जिन्होंने अपने साधारण से जीवन में ऐसा गदर मचाया कि आप भी क्या उठेंगे ओह वुमनिया। देखिए, जो कुछ ज्ञान है वो आपको किताबों में तो मिल ही जाता है, लेकिन यहाँ जो ज्ञान मिलेगा वो बिल्कुल फर्स्ट हैंड होगा। और इसी ज्ञान के लिए आज पहले हमारी जो मेहमान है उनका स्वागत करते हैं एला वर्मा। एला, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ तक पर। थैंक यू। एला कहूँ या देव? एला प्लीज। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये आपको बता देती हूँ। दरअसल 19 साल पहले वर्मा परिवार में एक बेटा पैदा हुआ, नाम रखा गया देव। लेकिन जैसे जैसे साल बढ़ते लगे, देव को लगा मैं देव नहीं, मैं देवी हूँ। यानी मैं लड़का पैदा तो हुआ हूँ, लेकिन मैं अंदर से मैं लड़की हूँ, मैं लड़की जैसा महसूस करती हूँ। तो ट्रांस मॉडल हैं आप एला, और बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से न्यूज़ तक पर। सबसे पहले बेसिक सवाल से अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, तो अगर मैं कहूँ हुआ यू, कैसे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? माई नेम इज़ एला देव वर्मा। मैं एक मॉडल हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ, एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, और अभी क्राउंड फर्स्ट रनर अप ऑफ मिस ट्रांस क्वीन इंडिया हूँ। और कुछ स्पेशल नहीं, आपके जैसी आम साधारण लड़की हूँ। मेरी भी वही लाइफ है जैसे हर किसी की होती है, वैसे ही मैं जीती हूँ जैसे हर कोई जीता है। तो इंसान हूँ मैं। हाँ, और समथिंग टू शो ऑफ, इसलिए हमने एकदम टेबल पर रख दिया इसको। हाँ। दिखना चाहिए। लेकिन एला, ये अगर बात करें कि पैदा आप देव के रूप में हुई, यानी एक लड़के के रूप में हुई। हालांकि ये अलग बात है कि बाद में एला ने अपना डिसीजन जो किया, एक ट्रांसजेंडर के रूप में आपने सोचा, और ट्रांस मॉडल आप हैं आज की डेट में। सबसे पहला सवाल ये कि कैसे शुरुआती सालों में आपको किसने बताया, किसी ने बताया, या आपको खुद महसूस होने लगा कि लड़का तो पैदा हुआ हूं लेकिन नहीं, कुछ गड़बड़ है? बताने वाली बात नहीं है ये ना। थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको समझाऊंगी, और ये हर किसी के लिए सोचने वाली बात है कि शुरू में आपके लिए सिर्फ अच्छा और बुरा होता है। जब आप बच्चे होते हो ना, आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती, पसंद नापसंद यही होता है। तो मेरे केस में भी वही था कि शुरू से मेरे पहनावा, चाल चलन, चॉइसेस, या इवन जो टॉयज़ मुझे पसंद है या मुझे सहेलियों के साथ रहना है, वो चॉइसेस मेरी हमेशा से फेमिनिन थी, लड़कियों जैसी थी। और एक एज तक ना ऐसा होता है कि बच्चा है, बचपना है, और उसमें सब चलता रहता है। तो पता कब चला या दूसरों ने बोला कब, कि जब एक एज आती है, जब आई एम श्योर निधि आपकी भी एक एज आई होगी, जब आपने सबको बोला होगा कि अच्छा चलो अब निधि अब ऐसे बैठो, ऐसे चलो, ऐसे चलो। तो मेरी भी एक एज आई जब सबने थोड़ा एक्सपेक्ट किया कि नहीं नहीं, अब यू आर नॉट अ चाइल्ड, यू आर अ लिटिल मैन, तो थोड़ा लड़कों की तरह ऐसे चौड़ के चलो, ये करो वो करो। तो तब बाहर से दबाव आया कि चलो अपना मन मारो, और तब मुझे लगा कि हाँ कुछ खटक रहा है, जो पसंद है वो नहीं कर पा रही ये है। कौन सी एज की आप बात कर रही हैं? ये 10-11 साल में आई थिंक ज़्यादा शुरू हो जाता है। मतलब तब समझ नहीं होती, 10-11 ना, साल में प्यूबर्टी भी तब तक नहीं होती, और नहीं। समझ नहीं होती कि, लेकिन अंदर से हाँ। महसूस हो रहा था कि मैं लड़की हूँ। सोचा था कि बड़े होके क्या, मतलब लड़की बनूंगी, आपने ऐसा हाँ, सोचा? मेरे मन में फॉर सम रीज़न ना, मैं बहुत कन्विंस थी बचपन से कि वन डे आई एम गोना वेक अप एंड आई एम गोना ग्रो अप एंड आई एम गोना बी अ वुमन। फॉर सम रीज़न मेरे को हमेशा ऐसा लगता था। एंड देन दैट इज़ व्हाई प्यूबर्टी, एज यू मेंशन, वाज आल्सो पर्टिकुलरली डिफिकल्ट, क्योंकि मेरे को था कि एज के साथ आई एम गोना बिकम अ वुमन। जी। एंड फिर जब दाढ़ी आ रही है तो इट्स अ लिटिल, तो वो फ्रस्ट्रेटिंग टाइम था। बट हमेशा से मेरे को लगता था कि आई नेवर फेल्ट लाइक अ मैन। यानी जो आप सोच रही थी और जो आप थी असल में, उसमें आपको मिसमैच लगा? मिसमैच। मिसमैच बहुत अच्छा तरीका है इसको डिफाइन करने का। दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल, जिसको पहले जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर बोलते थे, फिर जेंडर डिस्फोरिया बोलते थे, अब जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस बोलते हैं। मतलब बेसिक मिसमैच, कि यहाँ पे आप एक चीज़ महसूस कर रहे हैं और शारीरिक रूप से आप कुछ और हैं। तो वो मिसमैच इज़ बेसिकली ट्रांसजेंडर लोग जो फील करते हैं। लेकिन जैसे हम आपने बात बोली कि बचपन में
ये मतलब एक टिपिकल जो एक लड़की से एक्सपेक्ट किया जाता है वो सब करना सिखाए, लेकिन बचपन में अगर एक लड़का भी है वो हील्स भी पहन लेता है तो उसको इग्नोर कर देते हैं शुरू में कि बच्चा है। हाँ, तो वही शुरुआत में हुआ। मेरा तो ये दिस वाज कस्टम, क्योंकि मतलब मुझे नानी के घर बहुत मैं जाती थी, क्योंकि मम्मी जॉइंट फैमिली संभाल रही है, छोटी बहन है, तो फिर वो दोनों बच्चे कैसे, तो मेरा नानी के घर पे बहुत रहा है। और मेरा ऐसा ही रहता था कि वहाँ पे जाके मेरी मौसी की हील्स निकाल निकाल के और ऐसे टक 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 सारा दिन हील्स में चलना। मेरी मौसी मेरे को डॉल्स दिला, मेरी मौसी काफ़ी चिल थी, बाकी सबको थोड़ी प्रॉब्लम फिर भी थी, तो रहता था, मेरे शौक ऐसे ही थे। और लेकिन फिर डांट पड़ती थी शुरुआत से? शुरुआत से नहीं, थोड़ा आगे जाके मे बी 1-2 साल, मतलब 6-7 साल की उम्र से शुरू हुआ, 10, 11, 12 साल में बहुत ही ज़्यादा। लेकिन जब अगर हम आगे बढ़े इससे, आपने कहा कि आपको महसूस होने लगा, लेकिन कब ऐसा आपको लगा कि अब मुझे अपने माता पिता को बताना चाहिए, या आपके माता पिता को लगा? किसने पहले बोला? पहले मैंने बोला, आई मीन उन्होंने जेंडर या सेक्सुअलिटी की कॉन्वर्सेशन नहीं उठाई, उनकी तरफ से यही था कि थोड़ा ऐसे चलो, ऐसे बोलो, मतलब वो इनपुट हमेशा से था। लेकिन ऑफिशियल बोलना कि नहीं नहीं मुझे ऐसा लग रहा है या मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, वो मैंने ही बात शुरू करी थी। और वो मैंने इस वजह से शुरू करी थी क्योंकि इतनी ज़्यादा मुश्किल मेरी लाइफ हो गई थी ना, कि मैं सोशली, मतलब मेरे दोस्त वगैरह सब छूट रहे थे, लोगों से मेरी बननी, क्योंकि आपस में आपको अपने आप में खुश नहीं हो, तो आप दूसरे लोगों से खुश नहीं हो, पढ़ाई में पिछड़ जा रही हूँ, इवन को करिकुलर जो मुझे पसंद थे उनमें भी पिछड़ जाना। और मुझे अंदर ही अंदर पता था कि इसका रीज़न सिर्फ ये है कि मैं अपने आप से खुश नहीं हूँ। तब मैंने मेरे पेरेंट्स को बताया कि लाइफ तो ख़राब नहीं करनी, एक मुश्किल स्टेप उठा के, चाहे कोई कुछ भी सोचे, अपनी लाइफ को ट्रैक पे लाना है। तो तब मैंने मेरे पेरेंट्स को बताया। अगर कन्फेशन बोल लें या क्या बोलें उसको, क्योंकि शुरुआत से माता पिता को ये तो था ही, जिसके लिए आपने कहा डांट भी पड़ती थी शुरुआत में, कि थोड़ा तो उनको आभास इस बात का था। कब आपने उनको किस तरीके से बताया? क्योंकि बहुत मुश्किल होता है इंडियन पेरेंट्स के लिए ये जानना कि आपका बेटा कह रहा है कि मैं एक लड़की जैसा महसूस करती हूँ। मेरे केस में काफ़ी, इसको ऑफिशियली तो ऐसे कमिंग आउट बोलते हैं जब आप किसी को बताते हो अपने बारे में, लेकिन कन्फेशन, कमिंग आउट, टेलिंग, जो भी बोलना है। मेरे एक तो पेरेंट्स और मुझ में ज़्यादा एज गैप नहीं है। माई पेरेंट्स दे वर क्वाइट यंग व्हेन दे हैड मी, तो उसमें आई फील लाइक आई गॉट क्वाइट लकी। और मैंने उनको कैसे बताया, इतनी फ़नी स्टोरी है ना। मैं उनको बिठाती थी, सोचती थी कि मैं उनको बताऊंगी, और फिर मैं बोलती थी कि मुझे आपको कुछ बात बतानी है, और लास्ट मिनट में घबरा जाती थी, कहती थी मेरे रूम के कर्टन चेंज करा दो। तो 10-12 बार तो मैंने ऐसे फेल्ड अटेम्प्ट्स करे। फिर एक दिन फाइनली मैंने जाके बताया, और मैं बातों बातों में समझाना चाह रही थी मम्मी को, और मम्मी को जितना समझ आया उन्होंने बोला कि बेटा तुम कह रहे हो तुम गे हो। तो मेरे को लगा कि मैं इसी को हाँ बोल देती हूँ, क्योंकि पूरी बात तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, मम्मी को हार्ट अटैक आ जाएगा। तो मैंने बोल दिया हाँ। तो पहले ऐसे बात शुरू हुई थी कि देव गे है, और फिर उसके बाद प्लान ऑफ एक्शन था कि हम डॉक्टर्स के पास जाएंगे और वो ठीक कर देंगे शायद मुझे। तो और बहुत अहम हो जाता है प्यूबर्टी की, जैसे मैंने बात की, क्योंकि जब वो स्ट्राइक होती है तब काफी कुछ, तब लगा कुछ असमंजस था मन में, कुछ कंफ्यूजन हो रही थी कि कुछ डिसओरिएंटेशन या कुछ मिसमैच, जैसे हमने कहा, लगा था कुछ वैसा? ऑब्वियसली, क्योंकि मेरा शरीर ऐसे तरीके से ग्रो कर रहा है जिससे मैं आइडेंटिफाई नहीं कर रही हूँ। अब प्यूबर्टी ना ऑब्वियसली हर बच्चे के लिए थोड़ा डिफिकल्ट टाइम होता है, मूड स्विंग्स होती हैं, बॉडी में चेंजेस होते हैं, आपको अजीब अजीब फीलिंग्स आ रही हैं, तो वो डिफिकल्ट हर किसी के लिए होता है। लेकिन एक लेवल ऑफ एक्साइटमेंट भी होती है कि ओ अब मैं बड़ी हो रही हूँ, या अब मैं बड़ा हो रहा हूँ, अब मेरी बॉडी बनेगी, अब मैं ऐसी दिखूंगी वैसी दिखूंगी। तो वो एक्साइटमेंट मेरे लिए कभी भी प्यूबर्टी में नहीं थी। मेरे लिए प्यूबर्टी हमेशा स्ट्रेसफुल ही थी, क्योंकि मेरे लिए सब गलत डायरेक्शन में जा रहा था। मैं वेट करी थी कि कब मैं एक औरत बनूंगी, ये बनूंगी, वो बनूंगी, और फिर मेरे कंधे ऐसे चौड़े हो रहे हैं, आवाज़ भारी हो रही है, और तो वो मेरे लिए हमेशा स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस ही था, क्योंकि वो मिसमैच अगेन सही डायरेक्शन में नहीं था। अच्छा, चलिए, ये तो हुआ कि आपने पेरेंट्स के सामने आपने कहा दिस इज कमिंग आउट इन द ओपन की व्हाटएवर यू फील। इसके बाद अगर स्कूल के दिनों की बात करें, क्योंकि आसान नहीं होता कि स्कूल के दिनों में, क्योंकि आज की तारीख में कोई ये समझने को तैयार नहीं है, यानी पढ़े लिखे लोग भी ये समझने को तैयार नहीं है, तो वहां जो आपके हम उम्र होंगे, जो बच्चे होंगे, क्लासमेट्स होंगे, उनकी तरफ से कैसा वो रहता था? कुछ मीन थे क्या लोग आपकी तरफ? मीन काफ़ी ज़्यादा थे लोग, और वो मुझे ना अब समझ आता है जब मैं उस माहौल से निकल गई हूँ। ये इतनी इंटरेस्टिंग बात है ना, जब तक मैं एक गंदे माहौल में थी जहाँ पे बहुत लड़ाई झगड़ा और बदतमीजियाँ हो रही हैं, तो फिर ना गलत चीज़ें भी आपका रूटीन बन जाती है, आपको आदत पड़ जाती है। अब जब मैं बाहर जाती हूँ और मुझे लोग इज्जत से देखते हैं और मैं अलग तरीके की दुनिया देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ वो गलत था,
क्योंकि मैंने मान लिया था कि मेरा नॉर्मल लाइफस्टाइल ऐसा ही है, लेकिन ये सही नहीं है कि कोई आपका कॉन्स्टेंटली मजाक उड़ा रहा है। तो ऑब्वियसली वो तो रहता ही है। शुरू शुरू में बच्चों को नहीं समझ होती, छोटी क्लास तक, थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक भी इवन बच्चे बहुत सीधे होते हैं, किसी को किसी से क्या पता लगे। और फिर थोड़ी एज ऐसी आती है जिसमें बाहर वालों से या आपस में सुन सुन के आपको पता चलता है कि नहीं, जो हमसे अलग है हम उसका मजाक उड़ाएंगे। थोड़ा फिल्मों में आप देखते हो, और थोड़ा एक एज आती है जब लड़की लड़कियों में फ़र्क भी होता है, तब देव इधर जाएगा या उधर जाएगा। देव को बॉयज़ की लाइन में जाना चाहिए, लेकिन देव की हरकतें तो ऐसी हैं। और तो उस टाइम पे थोड़ा मुश्किल हो गया था। 10th 9th 10th 11th काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम थे वो। सबसे आई फील लाइक वो नौजवान युवाओं का सबसे मीन फेज़ होता है, तो उसमें थोड़ा मुश्किल था, बट निकल गया। लकीली उतना बुरा भी नहीं था, बिकॉज बट वाज देयर एनी नेम कॉलिंग, कुछ कहते ऑल थे? द टाइम छक्का मीठा सिक्सर ये वो इधर जाओ उधर जाओ। इवन माय स्पोर्ट्स टीचर, आई ब्रिंग हिम अप क्वाइट अ लॉट। देयर वाज दिस वन टाइम वेयर ही मेड मी एक्सरसाइज विद गर्ल्स टू प्रूव आई डोंट नो व्हाट पॉइंट, बिकॉज प्रॉब्लम तो मेरे को नहीं थी, मेरी दोस्त थी सारी। बट वही वाली बात है ना कि आप ज़बरदस्ती किसी को मतलब उनकी इंटेंशन नीचा दिखाने वाली थी किसी को, तो उस वजह से भी मेरे को बुरा लगा। फिर क्लास में वापस आके और लोगों की बातें सुनना, बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें थी। और मेरे को अब जाके पता चलता है कि नहीं ये तो नॉर्मल नहीं था, जब मैं बाहर निकली हूँ उन सब चीज़ों से। लेकिन इस दौरान यानी स्कूल के दिनों तक की अगर बात कर लें, कि तो आपको लगा कि विक्टिमाइज्ड फील हुआ कहीं ना कहीं, लगा कि मैं विक्टिम हूँ? हाँ, ये चीज़ आ जाती है, विक्टिम मेंटालिटी आ ही जाती है, क्योंकि ये ना बहुत शुरू से आती है। ये अक्सर मतलब आपके फॉर्मेटिव ईयर से ही आ जाती है, 1 to 5 के ईयर्स में। क्योंकि अभी निधि, लेट्स से इफ़ आई से समथिंग मीन टू यू, या मैं आपके साथ कुछ गलत करती हूँ, तो आप ये बोल पाओगे ना कि एला ने मेरे साथ गलत किया। वो रीजनिंग आपके पास आ जाए। लेकिन बच्चों में क्या होता है, बच्चों में रीजनिंग की पावर नहीं होती। तो अगर बच्चे का कोई मजाक उड़ा रहा है, या बच्चे को कोई मारता है, या बच्चे के साथ कोई भी गलत करता है, तो बच्चा सोचता है मैं गलत हूँ और मेरे साथ गलत जो हो रहा है वो मैं डिजर्व करता हूँ। तो ये मैंने घर का माहौल जैसा भी था उसी टाइम से मैंने बहुत जल्दी पिक कर लिया था। स्कूल में भी मेरे को लगा कि सब कोई मेरे को ऊपर नीचे बोल रहा है, कोई ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है, तो मेरी गलती होगी। तो मैंने खुद ही अपने आप को दबने भी दिया। दूसरों ने तो किया, लेकिन मैंने ऐसे एक्सेप्ट भी किया कि आ बैल मुझे मार टाइप्स। तो थोड़ा सा विक्टिम मेंटालिटी आई गई थी। अच्छा, एक एक यहाँ पे चीज है कि जब हमें कोई क्लासमेट या ज्यादा बुरा तब लगता है जब परिवार में कोई बोल रहा हो, क्योंकि पीपल हु लव यू, जिन्हें आप भी प्यार करते हैं, वो अगर कुछ मीन बोले। पिताजी को आपने जब पहली बार बताया था, क्या बोले थे वो? उनका तो थोड़ा यही वाली बात थी। आई थिंक इस वजह से भी मुझे स्कूल का थोड़ा कम फ़र्क भी पड़ता था, क्योंकि मेरे को था कि 10 बातें सुनने के बाद जब मैं घर आती थी, एक सर्टेन स्टेज तक मेरे घर के पेरेंट्स काफ़ी एक्सेप्टेंट थे और फैमिली भी, तो मेरे को उस टाइम पे उतना फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन जब पेरेंट्स के साथ सिचुएशन थोड़ी ख़राब हुई, तब मुझे बाहर वालों की बातें ज़्यादा थोड़ी खटकने लगी। पापा तो बहुत ही पापा ने बोला था कि या तो तुम खुद मर जाओ, ऐसा सिचुएशन आ गई, या फिर तुम हमें मार दो। बट लाइक अब मैं समझती हूँ कि वो एक तरीके से ना अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने वाली बात होती है, क्योंकि उनको लगता है कि उनके हिसाब से एक ट्रांसजेंडर इंसान की जो ज़िंदगी है उससे अच्छा मेरा बच्चा ना जिए। तो उन्होंने अपने तरीके से मुझे प्रोटेक्ट ही करना चाहा। अब सब ठीक है, लाइक अब हम सबकी सबसे बनती है, बट शुरू शुरू में किसी भी पेरेंट के लिए हार्ड होता है। तो मेरे को भी थोड़ा उनकी तरफ अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी, लेकिन क्योंकि उस टाइम लगा कि रूथलेस है ये कहना, ये सुनना अपने बहुत पिता से। मैं तो ऐसे बैठी हुई थी, मेरे को लग ही नहीं रहा था कि ये सच में हुआ है। मैं बोली भी नहीं कुछ, मेरे को समझ ही नहीं आया मैं क्या करूँ। मैं बस उठ के चली गई और मैं सो गई। मैं बहुत दिन अभी भी मेरे को थोड़ा सा खटकता है, ये चीज़ें ना कहीं नहीं जाती, बट इट्स जस्ट कि आप टाइम के साथ समझ जाते हो कि वो अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई कर रहे थे। लेकिन तब उस वक्त तो ये समझ आपको नहीं आया होगा कि वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम, कि हाँ, इज इट हिज फियर्स दैट आर ऑब्वियसली स्पीकिंग? वो एक यंग स्पिरिट होती है आप में कि यू नो योर राइट एंड योर दुनिया में सबसे ज़्यादा ज्ञान तुम्हें ही है। और आई वॉज राइट, बट देन ही वॉजन रॉन्ग इन हिज प्लेस ईदर। आपने एक बात बीच में कही कि आपके जो माता पिता हैं, परिवार है कंसर्न में, वो आपको ठीक कराने के लिए ले गए। ये ठीक कैसे होता है, क्या हुआ ठीक, कहाँ लेके गए, सब कुछ बताइए। ठीक आई मीन मैं आपके सामने बैठी हूँ तो ठीक तो नहीं हुआ, बट मेरे पेरेंट्स का प्लान था। एक तो वो मुझे बिना बताए लेके गए, उन्होंने मेरे को कुछ और बोला था कि हम कहीं और जा रहे हैं, एंड देन हम डॉक्टर के पास पहुँचे, फिजिशियन के पास।
फिर उन्होंने मेरी काउंसलिंग करी, उन्होंने डिसाइड किया कि आज वो फिजिशियन नहीं, आज वो साइकोलॉजिस्ट हैं। और उन्होंने मुझे, बिकॉज ही वाज अ फैमिली फ्रेंड ऑल्सो, तो वो मेरे को कहते हैं कि बेटा मम्मी पापा ने मुझे ऐसे बताया है और मम्मी पापा को बहुत बुरा लग रहा है, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। ऐसे मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है मेरे मम्मी पापा को सताने में। ऐसे हुआ, 2-3 और डॉक्टर्स के पास गए कि एक बार एक ब्लड टेस्ट हुआ मेरा, मेरे ब्लड में हार्मोन लेवल्स चेक करने के लिए। एक बार देयर वाज अ फिजिकल एग्जामिनेशन टू सी इफ एवरीथिंग विद माय जेनिटल्स वाज नॉर्मल। मतलब 3-4 2-3 टेस्ट हुए कि शायद मतलब व्हाट डू दे डू, ऐसे कोई टेस्ट एग्जिस्ट करते हैं where you हाँ, come- दीज आर वैलिड टेस्ट। अगेन ये वाली बात ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं डॉक्टर्स को और मेडिकल साइंस को बदनाम नहीं करना चाहती। ऑल द टेस्ट आर रेलेवेंट, एक्यूरेट टेस्ट डन ऑन द रॉन्ग पर्सन। अब टेस्ट करना है तुम करो, लेकिन मुझ पे नहीं, जिसको उसकी ज़रूरत है। मुझे कोई शारीरिक रोग नहीं था और ना ही मैंने वो डॉक्टर्स को कोई सिम्टम बताए थे और ना मेरी कोई बात सुन रहा था, बिकॉज बच्चा है तो मेरे लिए मेरे पेरेंट्स मेरे लिए बोल रहे हैं और डॉक्टर्स कर रहे हैं। तो मैं ऐसे एज अ गिनी पिग बस बीच में पड़ी हुई थी कि जिसको मेरे साथ जो करना है करते रहो, जिसको मुझे जो बोलना है बोलते रहो। तो वही वाली बात है कि उनको भी सिखाया नहीं जा रहा है हमें। तो लाइक मेडिकल टेक्स्ट में भी हमारी बातें ज़्यादा होती नहीं है, होती है तो हमारे चैप्टर स्किप कर देते हैं। तो उस वजह से हो रहा था जो हो रहा था। फिर एक डॉक्टर ने हमें साइकोलॉजिस्ट के पास रेफ़र किया। तब वहाँ से थोड़ी जर्नी बेटर हुई, जब हमें सही गाइडेंस और सही चीज़ें मिली। मैंने भी खुद को, वो एक्चुअली मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि थेरेपी और साइकोलॉजी के थ्रू ना मैंने खुद को अपना लिया। तो दैट इज़ द टर्निंग पॉइंट। उसमें फिर मेरी लाइफ बहुत सही हो गई। मतलब आपने कहा कि सही हो गई, ये सही कैसे होना शुरू हुई? क्योंकि बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम कहें, वैसे तो मतलब एला आप इस बारे में भी आप बताएंगे कि आपने कोई सर्जरी अब तक यू नॉट अंडरगॉन एनी सर्जरी, लेकिन कैसे ये बदलाव जो है आप में आया? सी क्या प्रोसीजर होता है ना, आप हर किसी की नीड पे बेस होता है कि किसको किस चीज़ से प्रॉब्लम है, हम उसको उस हिसाब से डील करेंगे। अगर किसी को अपने शरीर के किसी हिस्से की प्रॉब्लम है तो हम उस हिस्से की सर्जरी कर लेंगे। तो इंडिया में क्या प्रोसेस होता है, आपको 18 साल का होना पड़ता है, तब आप हार्मोन शुरू कर सकते हो। तो मेल हार्मोन होते हैं, फीमेल हार्मोन होते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने 2 दवाइयाँ ली, टेस्टोस्टेरोन या मेल हार्मोन को ब्लॉक करने वाली और ऊपर से एस्ट्रोजन की डोज देने वाली। तो मेरी बॉडी में फीमेल हार्मोन्स मैंने लिए। और ये मुझे डिस्फोरिया का डायग्नोसिस 14 साल में मिल गया था। तो ये बड़ा मुश्किल, कठिन, क्या बोलते हैं उसे, कठिन परीक्षा, वो वाला फेज था मेरा कि मेरे को अग्नि परीक्षा। मेरे को पता था कि चलो मुझे क्या है और मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन लीगली अब मुझे 4 साल और काटने हैं ऐसे ही। तो वो बड़ा मुश्किल फेज था कि नहीं 18 साल तक वेट करना पड़ेगा, बट वो हमने किया। और इस सब में हमने बड़ी सोच समझ के प्लान बनाया था कि मुझे आउट ऑफ इंडिया भेज देंगे, क्योंकि वहाँ पे लाइफ ईजी होती है। तो ऐसे ही प्लान चल रहा था, और कि स्कूल ख़त्म होते ही जाना है। स्कूल ख़त्म होते होते लॉकडाउन लग गया, कोविड आ गया, तो बाहर तो नहीं जा सकते। फाइनेंशियली बहुत स्ट्रेन किया कोविड, बिजनेस फैमिली है, अब सेविंग्स सारी गॉन। तो उसी टाइम पे मैं घर पे ही सोशली मैंने ट्रांजिशन शुरू किया। मतलब कि ऐसी चीज़ें जो मेरे शरीर से रिलेटेड नहीं है, मतलब मेरा नाम, मेरा पहनावा, लोगों के सामने मेरी पहचान, वो सब बदलना मैंने लॉकडाउन में शुरू किया। उसके बाद जब मेरा 18th बर्थडे आया, तब मैंने हार्मोन शुरू किए। एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाके मेरी फिटनेस वगैरह चेक हुई कि मेरी बॉडी रेडी है इस ट्रीटमेंट के लिए कि नहीं। फिर मैंने हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी शुरू करी। और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी आपको 1 साल तक लेनी पड़ती है, फिर आपकी बॉडी ऐसे प्रिपेयर होती है सर्जरी के लिए। तो अब मुझे 1 साल हो गया है, अब मुझे सर्जरी स्केड्यूल करनी है, वो भी काफ़ी एक्साइटिंग पार्ट है। एंड चल रहा है, बस चल रहा है जैसे भी। एक टर्म का आपने जिक्र किया, डिस्फोरिया। अगर लोगों को आप बताना चाहें, क्योंकि ये शुरुआती एक चीज होती है जो आइडेंटिफाई की जाती है, जेंडर डिस्फोरिया जिसे कहा जाता है। जेंडर डिस्फोरिया, जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस, बेसिकली घूम फिर के वही जो हम बात कर रहे थे, मिसमैच को कहा जाता है कि यहाँ पे आप एक चीज़ महसूस कर रहे हैं और शारीरिक रूप से आप एक और चीज़ हैं। तो ये जो मिसमैच एक इंसान आपस में, उसके शरीर और दिमाग में जो लड़ाई चल रही है ना, उस वजह से कई लोगों को बहुत स्ट्रेस हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है, कई लोगों को डिप्रेशन भी हो जाते हैं, वो अपने आप से इतना नाखुश होते हैं। तो डिस्फोरिया सही टाइम पे पकड़ में आ जाए, पता चल जाए और उसका इलाज उसी तरीके से हो जाए, भले वो थेरेपी हो या हार्मोन या सर्जरी, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको उसी टाइम पे मिल जाए, तो डिस्फोरिया काफ़ी ईजिली ट्रीटेबल या फिर मैनेजेबल चीज़ है। क्योंकि मेरा डिस्फोरिया ना, मेरे को लगता है मेरी तरक्की खा गया
इतने टाइम तक मैं इतनी उदास थी, नाखुश थी, घर से नहीं निकलती थी शर्म में कि नहीं नहीं इंटरव्यू में नहीं जाना, नहीं 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 ये वाला शूट पे नहीं जाना, क्योंकि मैं अपने आप से इतनी नाखुश थी। तो मैं सोचती हूँ कि अगर ये जो 3-4 साल मैंने उदासी में या शर्म में गुजारे, अगर मुझे तभी मेरा ट्रीटमेंट मिल गया होता तो आज मैं कहाँ होती। तो वो मैं सोचती हूँ कभी कभी। अच्छा, इस बीच आपने बात की कि आपको जो आपके पेरेंट्स हैं वो ठीक करने के लिए ले गए डॉक्टर्स के पास, हाँ। साइकोलॉजिस्ट के पास, काउंसलिंग कराई, तमाम चीजें कराई। ये जो कारण रहा कि मतलब ये एक्सेप्टेंस, यानी कि उनको तब तक एक्सेप्टेंस नहीं थी इस बात की नहीं थी। कि ये हो सकता है, उन्हें लगा कि ये ट्रीटेबल है, हाँ। उन्हें लगा कि इसको बदला जा सकता है। हाँ, क्योंकि क्या शेम इससे अटैच था? द शेम बहुत ऑफ ज़्यादा। फेसिंग द वर्ल्ड। बहुत ज़्यादा थी, शेम अटैच थी, गिल्ट भी अटैच थी कि शायद हमारी परवरिश में कोई कमी थी, हमने क्या कमी छोड़ दी जो हमारा बच्चा ऐसा हो गया। क्योंकि कल्चरली ना ये नैरेटिव हमको सिखाया जाता है कि ये अननेचुरल चीज़ है, ये गलत चीज़ है। भले वो गे होना हो, ट्रांसजेंडर होना हो, कुछ भी, मतलब एक तरीके से जो समाज चल रहा है, अगर उससे आप हट रहे हो ना तो वो गलत ही है। तो वही वाली बात मेरे पेरेंट्स को भी यही पता था, उन्होंने भी बचपन से जो सीखा, उन्होंने आसपास जो देखा, उनको पता था कि ये गलत है, अननेचुरल है, और वो अपने हिसाब से ठीक करना चाह रहे थे। और गिल्ट ऑब्वियसली एंड शेम, बाहर वालों को क्या मुंह दिखाएंगे। लेकिन जो रिलेटिव्स होते हैं वो कुछ बोलते थे, वो अपनी तरफ से कोई एडवाइस देते थे कि ऐसे नहीं ऐसे कर लो? हाँ, रिलेटिव्स की तरफ से एडवाइस आती थी, इसके बाल कटवाओ, इसको यूँ करो, इसको वो करो, इसको ऐसे करो, इसको यहाँ भेज दो, इसको जिम ज्वाइन कराओ। पापा ने बुआ जी के साथ प्लान बनाया था कि मुझे बुआ के घर भेज देंगे मेरे कज़न्स के साथ एक्सरसाइज करवाने, मे बी उनके ट्रेनर के साथ एक्सरसाइज करूँ तो फिर शायद, पता नहीं, शायद मेरी बॉडी थोड़ी मेल तरीके से डेवलप होगी तो मुझे समझ आ जाए कि मैं एक आदमी हूँ। तो अपनी तरफ से बहुत लोग ट्राई कर रहे थे, लेकिन एंड में जब मेरे पेरेंट्स ने सब समझ गए, उन्होंने भी अपना टाइम लिया, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया ना, तो मुझे मेरे पेरेंट्स ने इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से रिप्रेजेंट किया कि और रिलेटिव्स का मुंह बंद हो गया। क्या होता है ना, पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं आपके डिसीजन में, तो आसपास वाले उसी को देख के फॉलो करते हैं। अगर मेरे पेरेंट्स ही ऐसे हाय हाय यूँ करेंगे तो सबको बोलने का मौका मिल जाएगा। उन्होंने कभी ये चीज़ होने नहीं दी, उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग रखा। जी। और मतलब ऐसा कहते हैं कि जब बेइज्जती अकेले होती है फिर भी उतनी बुरी नहीं लगती जब 4 लोगों के सामने होती है। यानी कि व्हेन यू हैव टू फेस द वर्ल्ड, वो तब बहुत ज्यादा बुरी लग रही होती है। असल में वो बेइज्जती तब महसूस हो रही होती है। हाँ। तो ये शेम, अ लॉट ऑफ शेम इज अटैच्ड टू नॉट जस्ट बीइंग अ ट्रांसजेंडर, बट हम आजकल देख रहे हैं सेम सेक्स मैरिज को लेकर काफी चर्चा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची हुई है, मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन एक और चीज यहाँ पर मैं जोड़ूंगी कि लोग कह देते हैं कि ये एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, बाहर का कॉन्सेप्ट है, ब्रिटिशर्स लेकर आए। मतलब ये कह के ठीकरा वहां फोड़ देते हैं। लगता है ऐसा कि ये उनका लाया गया कॉन्सेप्ट है? ब्रिटिशर्स का लाया गया कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ हेट, नफरत वो लेके आए। समलैंगिकता, होमोसेक्सुअलिटी और ट्रांसजेंडर लोग और ये सब हर समाज में हमेशा से है, लेकिन हमारा समाज इतना एडवांस था ना शुरू से, वेदर दैट बी अ रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट या फिर कल्चरल तरीके से आप देखो, जैसे भी आपको देखना है, हमारे समाज में हर किसी के लिए जगह थी, क्योंकि हम लोग थे वर्च्यूज़ वाले। हमको था कि जब तक आप किसी को तंग नहीं कर रहे हो, आप अच्छे तरीके से यूर अ गुड लॉफुल सिटीजन, चलता है, तुमको अपनी निजी ज़िंदगी में जो भी करना है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर ब्रिटिशर्स आए एंड दिस इज़ अ वेरी स्मार्ट मूव ऑन देयर पार्ट ऑल्सो। उनको था कि ये तो इतना संयुक्त समाज है, आपस में इतने जुड़े हुए लोग हैं, इनमें दरारें डालो। तो हिंदू मुस्लिम में फ़र्क करवाओ, गे स्ट्रेट में फ़र्क करवाओ, और जब समाज में दरारें बनती हैं तो वो अपना शासन उसमें घुसा लेंगे। तो वो उनकी स्ट्रैटेजी थी टू ओवर पावर अस, और वो आज तक हम पे काफ़ी हावी हो चुकी है। लेकिन होमोसेक्सुअलिटी और ट्रांसजेंडरिज्म वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं, ये हमेशा से यहीं पे था। लेकिन आपने एक जगह, मैंने आपको कहते हुए सुना था कि हमारे महाभारत के टाइम से वहां मेंशन है, तब से वजूद शिखंडी है, या मतलब मैं चाहती हूँ आप एनलाइटन करें लोगों। हमारी हिस्ट्री में कितनी जगह जगह हमारे बारे में मेंशन है, भले वो महाभारत में हो, जैसे शिखंडी जो है वो पुरुष रूप उन्होंने अपनाया था, और विष्णु जी ने मोहिनी रूप अपनाया था असुरों को हटाने के लिए। और हमारे रिलीजियस टेक्स्ट में, हिंदुइज्म में स्पेशली, कितनी ज़्यादा मेंशंस ऑफ होमोसेक्सुअलिटी है, 2 आदमियों की रिलेशनशिप, 2 औरतों की रिलेशनशिप, ये सब वहाँ पे था, और ये सब बुरा नहीं दिखाया गया था। इट्स जस्ट हमारे लिए था कि वही गुड वैल्यूज़ है तो सब चलता है, किसी को आप तंग नहीं कर रहे तो सब चलता है।
अच्छा, एक चीज और यहाँ आ जाती है, मतलब एकदम प्रैक्टिकल जिंदगी की बात करें तो हम सबसे जरूरी होता है डॉक्यूमेंट्स की बात यहाँ बहुत जरूरी हाँ। हो जाती है हम्म। कि जेंडर सेक्स, लोगों को जेंडर और सेक्स का भी डिफरेंस नहीं पता, अगर आप वो भी समझाएं कि जेंडर और सेक्स में क्या डिफरेंस है, और साथ ही साथ आपके कोई ऐसे एक्सपीरियंस रहे जहाँ आपको चेंज कराना था, ऐसा कुछ रहा एक्सपीरियंस? जेंडर और सेक्स में मैं फ़र्क बताती हूँ फटाफट। जेंडर जो है वो है आपका एक्सपीरियंस, आप अपने आप को क्या महसूस करते हैं। मैं अपने आप को एक औरत महसूस करती हूँ, आप अपने आप को क्या महसूस करती हैं? एक और एक औरत। तो हमारा जेंडर है वुमन फीमेल, और सेक्स जो है वो शारीरिक होता है। तो माई सेक्स इज़ मेल, तो आई बॉडीली मेरे जो जेनिटल्स हैं, जो मेरा सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो मेरा फिजिकल शारीरिक मेकअप है, दैट इज़ योर सेक्स। सो जो शरीर से शुरू और शरीर से ख़त्म है यहीं पे, दैट इज़ योर सेक्स, और जो यहाँ पे आप महसूस करते हैं दैट इज़ योर जेंडर। नाउ जेंडर चेंज करवाना ऑन योर डॉक्यूमेंट्स वेरी डिफिकल्ट एंड इट डजंट हैव टू बी, दैट्स द सैड पार्ट कि इसको इतना बट कॉम्प्लिकेटेड इट होने की कैन ज़रूरत बी, नहीं है। ये है, मतलब हाँ, कराया जा सकता है। कराया जा सकता है, हमारे हर डॉक्यूमेंट पे कराया जा सकता है, पासपोर्ट पे, आधार पे, पैन पे, सब पे कराया जा सकता है। गवर्नमेंट ने पूरी जो पॉलिसीज एंड लिस्ट एंड रेगुलेशंस है वो सब है। तो टेक्निकली हमारी गवर्नमेंट भी हमारी मदद करना चाह रही है। इट्स जस्ट कि वो जो ऑफिस में टेबल पे जो सर जी बैठे हैं ना, उनका मन ही नहीं है। तो जब मेरे को आधार चेंज करवाना था मेल टू फीमेल, माई पेरेंट्स एंड आई वी रेड एवरीथिंग। हमको एग्जैक्टली हमने प्रोसीजर पूरा प्रिपेयर किया कि अच्छा एफिडेविट बनवाना है, ये आर्टिकल, यहाँ आर्टिकल, ये अनाउंसमेंट करनी है, वो सब हमने किया। एंड देन वी वेंट टू द ऑफिस टू चेंज माई आधार, एंड वहाँ पे द पर्सन हु वाज रिस्पॉन्सिबल ही लुक्ड एट मी एंड ही सेड कि ये तो होता ही नहीं है। उनको खुद ही नहीं पता, ही वॉज वेरी कन्विंस कि ये तो होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, होता नहीं है। फिर बाद में आया कि होता है लेकिन मैं नहीं करूँगा, आप कहीं और से करा लो। तो ये ऊपर से फ्रस्ट्रेटिंग बात है कि गवर्नमेंट की तरफ से कितनी सारी पॉलिसीज़ हैं जो हमारे फेवर में हैं, लेकिन जहाँ से हम उन पॉलिसीज़ को और उन फेवर्स को और उन राइट्स को एक्सेस करने जाते हैं, वहाँ पे जो इंचार्ज है वो हमें हमारे राइट्स नहीं देगा। तो गवर्नमेंट भी क्या कर लेगी, यू नो, जब तक अंदर से लोगों को एजुकेट नहीं किया जाएगा। क्योंकि उन आधार वाले जो ऑफिस में बैठे थे, उनको सच में वो अपने हिसाब से सही थे, उनके मन में वो कन्विंस थे कि ऐसा कुछ नहीं होता है, उनको पता ही नहीं है, उनको अपने जॉब के बारे में ही नहीं पता है, तो मैं कहाँ जाऊँगी। लेकिन वो आधार आपका फिर चेंज हो पाया या नहीं हो पाया? हो गया थोड़ा सा, मतलब एक्स्ट्रा हमको मेहनत करनी पड़ी, चक्कर लगाने पड़े दफ्तरों के? हाँ, लेकिन फिर हो गया, प्लस थोड़े हमारे कनेक्शंस भी थे तो वो काम आए, एंड में हो गया काम। और अगर बात करें कि एला, ये नाम, मतलब आप देव के रूप में पैदा हुई, बड़ा अच्छा नाम है देव भी, लेकिन ये एला में कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ ये तो आपने बता दिया, लेकिन एला कहाँ से आया, मतलब ये नामकरण आपने खुद किया अपना? हाँ, देव बहुत अच्छा नाम है। देव में अभी भी मेरे साथ, मैंने अपना मिडिल नेम रखा है, मेरा पूरा लीगल नेम है एला देव वर्मा, बिकॉज बहुत प्यार से लोगों ने मेरे को नाम दिया था, मैं कैसे छोड़ दूँ, वो मैंने रखा हुआ है। एला कहाँ से आया, मुझे बचपन में, मैंने आपको मेरी मौसी का बताया ना, वो मुझे डॉल्स दिलाती थी, उनके साथ मैं बहुत घूमती थी। तो मुझे बारबी डॉल का बड़ा शौक था और बारबी की मूवीज़ आती थी। तो एक मूवी थी बारबी एंड द आइलैंड प्रिंसेस, उसमें जो मेन कैरेक्टर था उसका नाम था रोजेला। और वो भी मूवी ना ऐसी थी कि वो अपनी पहचान ढूंढ रही है, तो मैं बहुत रिलेट करी उस मूवी से। फिर डिज्नी की सिंड्रेला जो है, सिंड्रेला का एला और रोजेला का एला मिला के मैंने रख लिया। मेरे को दोनों की कहानी मेरी जैसी लगी और मेरे को नाम पसंद आया तो मैंने रख लिया। चलिए, ये नाम बड़ा अच्छा है एला, लेकिन अच्छी बात है कि आपने देव साथ में रखा हुआ है, ये हाँ, अच्छा थॉट है। क्यों, मतलब वो पार्ट ऑफ हु आई एम, नो, मैं कैसे जाने दूँ। एंड एला मेरे को नाम रखने के बाद पता चला, एला लिटरली ट्रांसलेट्स टू शी या फीमेल इन स्पेनिश, ये मेरे को बाद में पता चला। तो आई वाज लाइक हाउ फनी, meant to be, meant to be। we always look up to someone, और आपके लिए खास तौर पर यू मस्ट बी लुकिंग फॉर अ रोल मॉडल, कि मैं ऐसी बन पाऊँ, इनके जैसी दिख पाऊँ, या कभी अपने आप को वैसा पोर्ट्रे कर पाऊँ। आपकी नजर में कोई था ऐसा इंस्पिरेशन? हाँ, I think it started with obviously the women in my family, especially my mausi, because now I look back and I understand she was also, you know, अपने time की rebel, अपने time में रास्ते से हटना। She was one of the first women in my families to work। तो मैं सोचती हूँ कि हाँ, मेरे को ऐसा थोड़ा headstrong तो बनना है उनके जैसा। My mother has also been amazing, and you know, outside of my family there's so many amazing women। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, I remember उनकी टॉक्स वगैरह में देखती हूँ, उनके इंटरव्यूज़ देखती हूँ, एंड उनके एक्सपीरियंसेस, जस्ट हाउ मच कमांड एंड कंट्रोल शी हैज़ ओवर हर ओन लाइफ, दैट इज़ सो इंस्पायरिंग टू मी। तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस हैं बाहर। और
अब आप सक्सेसफुल हैं, अब आप जर्नी हालांकि शुरुआत ही हुई है क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन अभी हुआ ही है और फर्स्ट रनर आप रही इतने बड़े पैजेंट की, इतने बड़े कंपटीशन की। लेकिन यहाँ एक सक्सेसफुल मॉडल, जज, अपने माता पिता को भी श्रेय देती हैं आप इस बात का? बिल्कुल, मैं अपने माता पिता को बहुत ज़्यादा श्रेय देती हूँ क्योंकि अम, पता है क्या है, खूबी हर इंसान में होती है, लेकिन सर्कमस्टांसेस जो हैं वो इंसान की खूबी को बाहर आने देते हैं। तो मेरे पास सुंदरता, टैलेंट, बोलने का टैलेंट, परफॉर्म करने का टैलेंट, ये मेरे पास नेचुरली था। मेरे पेरेंट्स ने भले ही टाइम लेके मुश्किल से, लेकिन मुझे एक सेफ स्पेस प्रोवाइड करी। वैसे ही आप देखो दुनिया के किसी और किनारे में मेरे जैसी सेम उम्र की बच्ची जिसमें सेम कैपेबिलिटी, सेम टैलेंट है, उसके साथ क्या होगा, उसको घर से निकाल दिया जाएगा। अभी 14-15 साल में मेरे को घर से निकाल दिया होता तो मेरे पास टाइम नहीं था इस सब का, मुझे पेट पालना था। और मुझ जैसे लोगों को कन्वेंशनल जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल है, 9 to 5 कॉर्पोरेट स्पेसेस में हमारे लिए मुश्किल से जगह मिलती है। तो क्या रास्ता बचता है? सीधी सीधी बात है, बोथ ऑफ अस नो वेयर दिस इज गोइंग, यू नो। सेक्स वर्क इज़ वेरी कॉमन फॉर पीपल लाइक अस बिकॉज इट्स आवर ओनली रिजॉर्ट। और वंस यू गेट इनटू समथिंग लाइक दैट, इवन इफ यू मेक अ लॉट ऑफ मनी, आपने अच्छा खासा पैसा कमा लिया, तो उस इंडस्ट्रीज को छोड़ के जाना बहुत ईजी है। आप पे एक टैग लग गया और लोगों को नहीं चाहिए कि हम एक एक्स सेक्स वर्कर को हायर करें। तो माई पेरेंट्स डिड मैजिक। उन्होंने मेरी कैपेबिलिटी जो मुझ में थी वो मेरी है उसका क्रेडिट मैं किसी को नहीं देती, लेकिन उसको बाहर आने के लिए जो सेफ स्पेस एंड सपोर्ट चाहिए था वो मेरे पेरेंट्स ने मेरे को दिया। एक दिलचस्प सवाल मैंने देखा भी, कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने लिखा था कि व्हेन यू सी योरसेल्फ इन द मिरर आज और 19 साल पहले, 19 साल पहले नहीं, यानी कि व्हेन यू वर Younger. 10, 12, 13, तब से अब तक हालांकि बहुत ज्यादा गैप हुआ नहीं है सिर्फ 7-8 साल की बात है। क्या लगता था तब और अब? डू यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ एज द सेम पर्सन देन एंड नाउ? तब भी लगता था देख के कि आई एम अ वुमन? हाँ, तब भी मुझे ऐसा ही लगता था, लेकिन पता है क्या बदला है ना, अभी तब की एला और अब की एला में सिर्फ नज़रिया बदला है। दैट एला सॉ हर सेल्फ एज अ वुमन एंड दैट वॉज रॉन्ग। वो उसको गलत देखती थी, वो अपने आप को कम समझती थी। एंड नाउ आई सी माई सेल्फ एज अ वुमन एंड आई सी दैट एज माई स्ट्रेंथ एंड आई सी दैट एज समथिंग दैट आई हैव एक्टिवली वर्कड ऑन बिकॉज माई वुमनहुड मैंने कमाया है, मैंने मेहनत करके अपना वुमनहुड कमाया है एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड आई हैव लर्न टू डिसोसिएट फ्रॉम द थिंग्स दैट पीपल आर सेइंग टू मी। उस टाइम पे बच्ची थी, उस पर बाहर वाले लोगों का, स्कूल के बच्चों का, टीचर्स का जो भी बुरी बातें थी वो बहुत हावी थी। तो वो सारा नज़रिया अपने ऊपर हावी करके फिर शीशे में देखती थी। लेकिन अब मैं बहुत फ्री, आई एम वेरी काम, कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी, और मैं अलग नज़रिए से देखती हूँ, लेकिन दिखती औरत ही है। इतनी कॉन्फिडेंट हैं आप और ऑब्वियसली यू आर गॉर्जियस एंड लोगों ने पूछा बॉयफ्रेंड भी है? यहाँ पे जवाब नहीं दूंगी मैं उसका। लेकिन मतलब द पॉइंट आई एम आस्किंग दिस इज जस्ट हाउ पीपल लुक एट यू। मतलब कैन दे कम टू टर्म्स विद कि या फिर उनके लिए मुश्किल होता है शुरू में, या डू दे पास अ जजमेंट शुरू में और उसके बाद व्हेन दे आइडेंटिफाई कि यू आर अ ट्रांसजेंडर, क्योंकि यू ऑब्वियसली यू लुक लाइक अ वुमन, यू आर अ वुमन, लेकिन बाद में या आई होप यू गेट मी। सो फनी इनफ, आदमियों को मुझे एक्सेप्ट करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी मुझे आदमियों को एक्सेप्ट करने में, और मैं इसका रीज़न भी आपको समझाती हूँ। सो क्या है, आई हैव ऑब्वियसली एक टैग है और हर किसी का थोड़ा सा खटकता है बिकॉज इट्स समथिंग डिफरेंट, मोस्ट पीपल आर अनकंफर्टेबल बाय इट, बट एट द एंड ऑफ द डे my looks, my personality, I have a very loving, endearing personality. I'm an amazing partner basically. So that's fine. But मेरी जो आदमियों की perception है ना, बचपन से लेके अभी काफ़ी recently तक, आदमी मेरे लिए एक predatory presence रहे हैं। मतलब मुझे है कि आदमी मतलब मजाक उड़ाएंगे, आदमी मतलब तंग करेंगे, आदमी मतलब मारेंगे। तो अब 15-16 साल आदमियों ने मुझे एक तरीके से ट्रीट करा, फिर 1 साल में लॉकडाउन में सुंदर होके आ गई, अब सबका बर्ताव मेरी तरफ बदल गया है। तो मेरे उनको अपनाना मेरे लिए ही मुश्किल है। मैं ही वो लव एंड रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस को समझ नहीं पा रही हूँ, मेरे लिए भी थोड़ा नेविगेट करना मुश्किल है। तो वो मैंने बहुत किया कि मुझे अच्छे खासे लड़के मिलते हैं जो बहुत खुश रहते हैं मेरे साथ, लेकिन मेरे को ही उनसे डर लगता रहता है और मैं ही खुद ट्रस्ट नहीं कर पाती और ये सब नहीं कर पाती। तो वो एस्पेक्ट आई थिंक वर्स है मेरे लिए रिलेशनशिप्स के कॉन्टेक्स्ट में या रोमांस के कॉन्टेक्स्ट में। बट
आदमी चिल रहते हैं मेरी जनरेशन में सब चलता है। लेकिन चाहे कोई भी लोग हो आपके आसपास रहने वाले, जब ट्रांसफॉर्मेशन हो गया उसके बाद ऐसे करके बिल्कुल बदल गया सबका नजरिया? हाँ, ऐसे करके बदल गया क्योंकि 2 चीज़ें। एक तो ट्रांज़िशन मेरी काफ़ी सक्सेसफुल थी, सोशल तरीके से देखा जाए तो लुक्स वाइज़ मैं काफ़ी कन्वेंशनली अट्रैक्टिव हूँ और कोई माने ना माने इसका बहुत फ़र्क पड़ता है समाज में। तो मैं आँखों को भाने वाली लड़की हूँ, तो वो चलता है मेरे लिए। प्लस मेरी रिलेशनशिप सबके साथ काफ़ी अच्छी थी, तो मतलब वो एक एसेंस रहता ही है। प्लस आई एम क्वाइट सक्सेसफुल ऑल्सो, और जब घर में पैसा आता है तो कोई कोई कुछ नहीं पूछता। तो अब मम्मी पापा क्या कहते हैं? अब मम्मी पापा बहुत प्राउड रहते हैं। मम्मी पापा पूछते हैं आपको कोई मैनेजर चाहिए तो मैं बन जाती हूँ कुछ भी चाहिए तो मैं बन जाती हूँ। बहुत सपोर्ट रहता है। मेरे पापा ने मेरे को हील्स दिलाई थी, तो बहुत सपोर्ट है। माई पेरेंट्स आर क्वाइट प्राउड ऑफ मी, एंड नॉट दैट द मनी चेंज देम, दे वर सपोर्टिव वेरी वेरी लॉन्ग अगो जब उनको समझ आया था, बट नाउ दे फील सेफ। और वो मतलब वो मेरे को मेरी कमाई लगती है कि आई मेड माई पेरेंट्स फील सेफ एंड सिक्योर। जो इनसिक्योरिटी और जो डर और जो शर्म समाज की उनको थी ना, वो मैंने उससे हटा दिया उनको। अच्छा, हील्स का आपने जिक्र किया, पिताजी ने दिला के दी? हाँ जी मेरे मतलब जिन हील्स के लिए टोकते थे, हाँ, जिन हील्स के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा डांटा गया था वही मेरे को दिला के लाए। तो वही है, टाइम की बात है, फिर सब ठीक हो जाता है। जब आप प्रोफेशनल स्पेस में आप जाते हैं काम के लिए, एक्टिंग के लिए, जैसे आपको शौक भी है, मॉडलिंग के लिए, चैलेंजेस आते हैं कुछ, या फिर बिल्कुल आसान होता है क्योंकि यू लुक लाइक अ वुमन, यू आर अ वुमन इनसाइड आउट? मेरे लिए दोनों चीज़ें हैं। तो काम मुझे बहुत सारे ऑफर्स आते हैं, आई गेट अ लॉट ऑफ वर्क बिकॉज मेरे पैर मैंने बहुत जगह से अटका रखे हैं। तो डांसिंग, म्यूजिक, सिंगिंग, एक्टिंग, मॉडलिंग, तो बहुत सारे मेरे पास फील्ड्स हैं। तो ऑफर्स मुझे आते हैं, बट एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है ना मेरे साथ। आई रिमेंबर दिस रियलिटी टीवी शो दैट आई एम नॉट गोना नेम रीच्ड आउट टू मी, एंड सब कुछ कंफर्म हो गया था। दे न्यू दैट आई वाज ट्रांसजेंडर, ये दे वाज ऑल क्लियर। Next day I'm supposed to fly out and I'm supposed to give them in-person meeting and all that. They call me and they ask me just one quick question. Are you through with your surgery? आपकी सर्जरी हो गई है? I said no, I can't do that. I have to legally wait another year. And then I never heard from them again. तो मैं सोचती हूँ कि ऐसा क्या करवाने वाले थे वो मुझसे शो पे, that's what's between my legs was relevant. And एक बारी they were casting for this role, a transgender role. They wanted a transgender person for a transgender role. I gave audition, retest. I'm working day and night, and around this time I was also competing. So I was working there and preparing for this and all that. उसके बीच में I'm taking auditions for them. कैसे भी करके I got selected. I got the confirmation. Again next day I'm supposed to fly to Mumbai to shoot. उनकी तरफ से कॉल आती है एंड दे से कि क्लाइंट की तरफ से रिव्यू आया है कि हमें तो ट्रांसजेंडर स्टोरी दिखानी है एंड ये तो लड़की ही लग रही है। तो उनको क्या है ना, उनको एक इमेज को ही दिखाना है कि ट्रांसजेंडर मीन्स मैन दैट ड्रेसेस एज अ वुमन। तो दे वांटेड समवन हु लुक्स मैनली, दे एंड नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ लुक्स। ये ना हमारी स्टोरीज में भी मैंने देखा है कि हमको बहुत ज़्यादा ही बेचारा बेचारा बेचारा, और हमारी सैड स्टोरीज हर कोई दिखाना चाहता है, लेकिन हमारी सक्सेस स्टोरीज कोई नहीं सुनना चाहता। हमारे साथ बचपन में ऐसा हुआ वैसा हुआ, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, बट कितना तुम एक ही स्टोरी को स्ट्रेच करोगे ना। आई फील लाइक हमारी सक्सेस स्टोरीज और हमारे हाईलाइट्स, उनके बारे में कब बात होगी। एंड दिस होल परसेप्शन की ट्रांसजेंडर मीन्स अगली और ट्रांसजेंडर मीन्स अ मैन ड्रेस्ड एज अ वुमन, दैट इज सो आउटडेटेड। और लॉट ऑफ अस जैसे नॉर्मल लोगों में डाइवर्सिटी होती है, ट्रांसजेंडर लोगों में भी डाइवर्सिटी होती है, लंबे छोटे काले मोटे, हम भी हर रूप में आते हैं। तो स्टॉप सीइंग अस थ्रू वन लेंस, वो थोड़ा मेरे को प्रोफेशनल स्पेस में लगा। लेकिन जो आपने एक्सपीरियंस बताया कि दोनों जगह से आपको मतलब एंड में ड्रॉप हो गया, दोनों ही कॉल्स जो थी, दोनों शोज जो थे वो ड्रॉप हो गए बिकॉज दे थॉट यू वर टू मच ऑफ अ वुमन। मतलब दे वर इंटिमिडेटेड बाय द फैक्ट दैट यू लुक लाइक अ वुमन, मतलब वो एक्सेप्टेंस नहीं थी। सी, आई लुक टू मच लाइक अ वुमन टू बी एबल टू डू ट्रांसजेंडर रोल्स। आई कांट डू वुमन रोल्स बिकॉज आई एम ट्रांसजेंडर। क्या करूं मैं? लाइक अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं तो जाऊं कहाँ मैं? लाइक ये क्या बात हुई? अच्छा, एक हमारा स्पेशल है वुमनिया स्पेशल, मतलब काइंड ऑफ रैपिड फायर विद यू। अच्छा, व्हेन यू लुक बैक, किसी एक को एक जोरदार पंच, मतलब नॉट लिटरली, डोंट टेक इट लिटरली, एक पंच मार के आना चाहे तो वो कौन होगा? स्पोर्ट्स टीचर। मतलब सॉरी, I all the respect to my teachers, but थोड़ा सा I just wish he's not putting a defamation.
बट ठीक है, अगले अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक बात जो आपके दिल को छू गई हो, किसी की एक बात कही हुई। डोंट ब्लेम योरसेल्फ फॉर एवरीथिंग। ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट था कि डोंट डोंट लेट एवरीवन मेक यू फील लाइक बैड थिंग्स दैट हैपन टू यू आर योर फॉल्ट। नाइस। अच्छा, एक चीज कि अगले जन्म में हम्म। हम बहुत जल्दी पहुंच गए हैं। बहुत 19 ये साल हमारे की हूँ मैं। अगले जन्म में अगर आपको लड़का या लड़की बनने में से एक चुनना हो, ऑप्शन मिल जाए तो क्या होगा, क्या चुनेंगे? मेरे को दोनों में प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। What if you wake up again as a boy? आई होप आई वेक अप हैप्पी। मेरे को औरत और आदमी होने से प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को खुश होना है। मैं जिस भी रूप में हूँ मैं बस उसमें खुश रहूँ। अच्छा, एक ये हाइपोथेटिकल है, बहुत सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास एक दिव्य शक्ति होती तो एक चुटकी में क्या चीज आप बदल देती? मैं अपने बारे में? अपने बारे में मैं बदल देती। मैं थोड़ा टाइम में पीछे जाती और मैं एला को बोलती कि एला कॉन्फिडेंट, गो गिव दैट इंटरव्यू। जा के सुनना नहीं है किसी की बात, पलट के वापस जवाब दो। सो आई वुड टेल माई सेल्फ टू बी अ लिटिल मोर कॉन्फिडेंट। और एक और हाइपोथेटिकल सवाल ये कि अगर आपको देश की कमान, यानी आपको ट्रांसजेंडर्स के लिए आप कुछ कर पाए, उसकी कमान आपको सौंप दी जाए, कि क्या बदलाव करेंगे उनके लिए देश में? ट्रांसजेंडर्स के लिए नहीं, आई थिंक मैं सबके लिए करना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ कि मैं साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ ना, आई फील लाइक वी हैड दिस कॉन्वर्सेशन अर्लियर ऑल्सो निधि, कि जैसे फिजिकल एजुकेशन हम सबको पढ़ाया जाता है कि हेल्थ हमारी सबकी फिटनेस का पार्ट है, तो स्कूल में एक प्राइमरी लेवल पे फिजिकल एजुकेशन सबको पढ़ाया जाता है। मैं चाहती हूँ कि बेसिक लेवल ऑफ साइकोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ जो है ना, वो भी प्राइमरी लेवल पे पढ़ाया जाए, क्योंकि हर किसी को स्पेशली बचपन में जब आप बड़े हो रहे होते हो ना, बहुत सारी फीलिंग्स इमोशंस होती है जो घर पे नहीं बता सकते, हम उम्र वालों से क्या ही बात करोगे। तो वो आई फील लाइक मैं एक बेसिक लेवल ऑफ साइकोलॉजी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द करिकुलम। जी। और अंत में, दिल से वो मनिया आप हैं ही, वो मनिया पर दिल से और हर तरीके से एक खास मैसेज कह लीजिए, या एक खास बात जो आपने भी सीखी हो और आप वो तमाम लोगों को, और ये ध्यान में रखते हुए बिल्कुल कि ऐसे बहुत लोग होंगे हु हैव नॉट कम आउट इन द ओपन, और वो बोलना चाहते हो, अपना रास्ता खोजना चाहते हो, क्या वो उनको एक मैसेज है आपका? मेरा यही मैसेज रहेगा कि अपने जीवन में जो कठिनाई आपको आ रही है, जो लोग आपको तंग कर रहे हैं, एक बार प्लीज़ शांत दिमाग से अपने आप को ये बात समझा लें कि जस्ट बिकॉज आपके साथ बुरा हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुरे इंसान हो या आप बुरी चीज़ों के हकदार हो। कभी कभी लोगों की किस्मत भी ख़राब होती है, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो कभी भी अपने आप को कम या किसी से छोटा नहीं समझना। हाँ, थोड़ी सी मुश्किल होगी, थोड़ी से टेढ़े मेढ़े रास्तों से जाना पड़ेगा, लेकिन एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। एंड होल्ड योर सेल्फ with the utmost dignity and respect yourself even if others don't respect you। और अपने आप को किसी से दबने ना दें, किसी और के धारणाओं को, किसी और के सोचने के तरीके को अपने आप पे मत हावी होने दो। बी योर ओन पर्सन। तो एला, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ तक पर जुड़ने के लिए। और ओ वुमनिया के अगले एपिसोड में एक नए मेहमान होंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कोई पसंदीदा मेहमान इस शो में आए, आपसे रूबरू हो, तो आप कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।